हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हेसेस लॉ के बारे में। तो हेसेस लॉ क्या कहता है हमारी इंथैल्पी चेंज के बारे में। तो इसे देखने से पहले बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है आइए समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में कि हेसेस लॉ क्या होता है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमारा एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और अगर हम लोग किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम एक ही टॉपिक के लिए दोनों बातें कैसे कह सकते हैं बच्चों, ये देखते हैं कि जो हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है वो जब से हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत की है हम लोगों ने, तब से हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी ही पढ़ रहे हैं। तो क्या होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो अगर इसे हम नहीं भी पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी हर एक टॉपिक में इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन का यूज़ करते आ रहे हैं। तो क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जैसे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, H2। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो, पहली बात है बच्चों क्या होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो ये बैलेंस्ड है क्या, दो सी हैं, यहाँ पर दो सी हैं, अभी तक बैलेंस ये रिएक्शन नहीं है। तो अगर अब हम लोग देखें तो 4 और प्लस एक 5, ओके। अब हो जाते हैं हमारे पास 6, यहाँ पर भी 6 हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओ कितने हैं हमारे पास, ओ हमारे पास 1, और यहाँ पर पहले देख लेते हैं 3 और 4 और 3 7, और यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हैं 6। तो अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये कैसी है, बैलेंस्ड है। तो फर्स्ट कंडीशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए ये होती है कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बच्चों ये है, हमारे पास जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसके लिए जो हमारी डेल्टा HR है वो क्या होनी चाहिए, इस रिएक्शन के साथ यहाँ पर वैल्यू दी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो वैल्यू है हमारी किलो जूल पर मोल। तो इस रिएक्शन के लिए हमारी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो ये है। यहाँ पर माइनस का मीनिंग है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी है। तो इन दो कंडीशंस के साथ हमारी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारे लिए क्या आती है कि जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट साथ में लिखी होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, उनका एलोट्रोपिक फॉर्म। अगर वो किसी एलोट्रोपिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका एलोट्रोपिक स्टेट भी यहाँ पर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा फिजिकल स्टेट है वो हमारी ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं इसके साथ कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब बच्चों आप लोग बताइए कि ऐसी इक्वेशन हम लोग अभी पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। जब से हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है तो हर एक इंथैल्पी चेंज के रिएक्शन में, एग्जाम्पल में हम लोगों ने इस थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का यूज़ किया हुआ है। तो अब आप लोग इस बात से डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे थर्मोकेमिकल इक्वेशन वाला ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों इसको हमको यूज़ करना है, इवन हमको हेसेस लॉ में भी ये वाली थर्मोकेमिकल इक्वेशन यूज़ करना होगा, और जो हम लोगों ने पुरानी जो इंथैल्पी चेंज पढ़ी है वहाँ पर भी हमने यूज़ किया है, और आगे भी हम लोग इसको यूज़ करते रहेंगे। तो इन 3 कंडीशंस को आपको याद रखना है। इन 3 कंडीशंस के साथ जो हमारी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। इसके साथ कुछ इसमें कन्वेंशंस होते हैं।
कन्वेंशंस क्या होते हैं बच्चों, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला जो कन्वेंशन है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जो पहला कन्वेंशन है, यानी कुछ चीज़ों को हम लोग इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन में मानकर चलते हैं। तो पहला जो कन्वेंशन है कि ये जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसके आगे जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, ये जो हमारे कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम लोग किस में रखेंगे, मॉलिक्यूल्स में ना रखकर किस में रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारे क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा कन्वेंशन हमारे पास ये है कि जो हमारी ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, इसके लिए जो हमारी ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। यानी अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी डेल्टा एच आर की वैल्यू क्या होगी, डिफेक्ट हो जाएगी, यानी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर बच्चों डिपेंड करती है। तो डेल्टा एच आर जो हमारी क्या होगी, जो डेल्टा एच वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर यहाँ पर हम लोग हाफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरी रिएक्शन में, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, हाफ से डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारी सेकंड कन्वेंशन है। थर्ड कन्वेंशन ये है कि जो हमारी ये डेल्टा एच आर है, यानी इंथैल्पी चेंज है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, किलो जूल पर, यानी किलो जूल में हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी थर्ड कन्वेंशन हो गई किसके रिगार्डिंग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग। फोर्थ एंड लास्ट कन्वेंशन हमारा ये है कि अगर हमारी कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी होती है और उसको हम लोग पलट कर लिख देते हैं, जैसे बच्चों एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा कोई H2O लिक्विड से H2O या सॉलिड से H2O लिक्विड, ये हमारा बच्चों क्या है, ये फेज कन्वर्जन रिएक्शन है, जहाँ पर वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बन रहा है, यानी आइस से वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी हमारी डेल्टा एच फ्यूज़न की। इसकी वैल्यू बच्चों 6 किलो जूल पर मोल होती है जब हम लोग वाटर को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट कंडीशन में कि अगर हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको अगर हम लोग लिखते हैं H2O लिक्विड से सॉलिड, यानी हम लोग रिवर्स कर देते हैं अगर रिएक्शन को, यानी यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा था और यहाँ पर हो रहा है हमारा फ्रीजिंग। तो अगर हम लोग फ्रीजिंग की बात करें तो हमारा जो डेल्टा एच है उसको हमको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्योरेटिकली, और इसके लिए हम लोगों को जो फ्रीजिंग की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -6 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम लोग किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो हमारी जो डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन रिवर्स करने के बाद उसकी जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है उसमें भी क्या हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो इन चारों बच्चों पॉइंट्स का, कन्वेंशंस का हमको ध्यान रखना है जब तक हम लोग इस पूरे चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन और कुछ हमारे कन्वेंशंस थे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक जो कि है हमारा हेसेस लॉ। सो हेसेस लॉ को बच्चों हम लोग पूरा इसका जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन, तो हम लोग हीट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। तो यहाँ पर बच्चों इंथैल्पी के बारे में आप लोग एक बात जानते हैं कि जो इंथैल्पी होती है यानी जो डेल्टा एच होती है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन होता है।
स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर केवल डिपेंड करते हैं, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। लेट अस टेक अ एग्जांपल। अगर हम लोग बच्चों किसी एक स्टेट पर हैं, यानी जो हमारी इंथैल्पी है वो किसी एक स्टेट पर है, या सपोज कर लेते हैं अपने घर पर है और अपने घर से वो अपने किसी डेस्टिनेशन पर यानी स्टेट 2 पर जाती है। ये स्टेट कौन सी है बच्चों? ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 से थर्मोडायनेमिक स्टेट 2 पर अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन जाती है तो उसके बीच में जो इंथैल्पी डिफरेंस होता है, यानी कोई इसमें इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आएगा, तो वो जो होगा क्या होगा? डेल्टा एच आर। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन थी वो डायरेक्ट 1 से 2 में ना जाकर कहाँ पर गई? पहले अपने दोस्त के यहाँ जाती है। दोस्त के यहाँ जाती है स्टेट ए पर, फिर ये अपने दूसरे दोस्त के यहाँ जाता है स्टेट बी पर, फिर ये स्टेट बी से कहाँ जाता है? स्टेट नंबर 2 पर। तो यानी जब पहला पाथ था वो डायरेक्ट इसने कवर किया फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। जो हमारा जो सेकंड पाथ था वो इसने 2 घरों को और इंक्लूड करके कवर किया स्टेट 2 तक। तो यहाँ पर जो स्टेट 1 से स्टेट ए की अगर हम लोग इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हम डेल्टा एच ए मानते हैं, इसको डेल्टा एच बी मानते हैं अगर, और इसको डेल्टा एच सी मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में जो डेल्टा एच यानी जो इंथैल्पी डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर होगा या नहीं बच्चों? तो क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो हमारा जो पाथ होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो बच्चों इस तरीके से जाता है, चाहे इस तरीके से जाता है, चाहे वो जिग-जैग तरीके से जाता है, इसका कोई भी अफेक्ट हमारी इंथैल्पी चेंज पर नहीं पड़ता। हमारा इसका जो इफेक्ट होता है, पाथ का इफेक्ट कोई भी इंथैल्पी चेंज पर नहीं पड़ता। तो जो हमारे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच आर था, वो किसके बराबर होगा? वो दूसरे पाथ के बराबर होगा। अब हमारे पास कोई तीसरा पाथ होता, अब मान लो ये वाला जो पाथ है इसकी जो डेल्टा एच है वो x है, तो हमारा जो डेल्टा एच ये भी किसके बराबर होता? डेल्टा एच x के बराबर होता है बच्चों। तो कितने भी पाथ आ सकते हैं, उनके बीच में कितने भी इंडिविजुअल स्टेप्स आ सकते हैं, उन सबको एडिशन करके हम लोग उसके इक्वल कर देंगे, यानी सारे की सारी इंथैल्पी चेंज हमारी बराबर होंगी। तो हमारा जो हेसेस लॉ है वो क्या कहता है? हेसेस लॉ बच्चों बताता है, तो हेसेस लॉ बच्चों क्या बताता है? आप लोग बच्चों डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इफ़ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात कर रहे होंगे, तो इफ़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेवरल स्टेप, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बहुत सारे स्टेप्स में होती है, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेवरल स्टेप, देन द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, यानी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन है, देन द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्टेप्स स्टैंडर्ड इंथैल्पी, यानी जो भी हमारे इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा वो क्या है? हेसेस लॉ है कि अगर हमारी केमिकल रिएक्शन बहुत सारे मल्टी स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है तो हमारी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो उसके सम के बराबर होगी, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग
इस स्टेप को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल्टा एच को इधर लाते हैं, यानी माइनस डेल्टा एच आर प्लस डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी प्लस डेल्टा एच सी, तो क्योंकि ये तो ये तीनों के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और हमारा आ जाएगा 0। तो देखा जाए तो अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में, यानी ये पूरी साइकिल है, तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में सभी इंथैल्पी चेंज को ऐड करते हैं तो हमारा समेशन आएगा 0। क्या आएगा, समेशन आएगा 0। तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस द एडिशन ऑफ द सम ऑफ ऑल इंथैल्पी चेंजेस इज इक्वल टू द 0। तो बच्चों ये हमारा प्रोसेस किसको बताता है, ये किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। यानी अगर हम इस स्टेट पर यहाँ से चलते हैं और वापस फिर से यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारा जो सारा का सारा एडिशन है, सारी इंथैल्पी चेंज है, वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी अगर हम लोग यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यानी बच्चों इसका कहना ये है कि अगर हम लोग अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने दोस्त के यहाँ, फिर दूसरे दोस्त के यहाँ, फिर तीसरे दोस्त के यहाँ और वापस अपने घर पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारी एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी। यानी डेल्टा जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो आएगा 0। ऐसा बच्चों पॉसिबल हमारे केस में नहीं होता, लेकिन जो हमारी डेल्टा एच है, इंथैल्पी है, उस केस में ये पॉसिबल है कि जो हमारी साइक्लिक प्रोसेस होगी उसमें जो हमारा एनर्जी है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हमारी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो बच्चों इस सारे हेसेस लॉ का जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन से समझते हैं कि किस तरीके से हेसेस लॉ काम करता है। सो यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल है हमारे सामने। ये हमारी रिएक्शन है कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2। ये रिएक्शन हमारी चेंज हो रही है प्रोडक्ट में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और इस कन्वर्जन में जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो आती है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है। एक हमारा जो रास्ता है, पाथ है, वो थ्रू इस पाथ के जा सकता है। क्या पाथ है हमारा कि सबसे पहले जो कन्वर्जन होता है वो कार्बन और प्लस H2O में होता है। H2 और O2 मिलकर H2O बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पर कन्वर्जन होता है वो होता है CO2 प्लस H2 में। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ पर जो हमारी एंथैल्पी चेंज है वो है 393.5 किलो जूल। तो ये किसके बराबर है, अगर हम इन दोनों एंथैल्पी चेंजेस को प्लस करते हैं, यानी -483.6 और प्लस 90.1 किलो जूल पर मोल, तो हमारी किसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो हमारे मल्टी स्टेप्स हैं उनकी जो इंथैल्पी चेंज है, उनका जो एडिशन है वो हमारे जो मेन इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है उसके क्या है, बराबर है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों, इसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करते हैं हमें इस इंथैल्पी चेंज का पता नहीं है, यानी जो हमारी ये इंथैल्पी चेंज है, यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन हो रहा है वो हमको निकालना है। तो अगर बच्चों थ्योरेटिकली हमें बाकी स्टेप्स की इंथैल्पी चेंज दी हुई है तो हम लोग उस अननोन इंथैल्पी चेंज को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशन अलजेब्रिक समेशन। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमको थ्योरेटिकली एक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना है और हमको बहुत सारी और केमिकल रिएक्शंस उसके रिगार्डिंग दी हुई हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर हमारे पास ये 4 थर्मोकेमिकल इक्वेशन दी हुई हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में यहाँ पर एक कमी है कि यहाँ पर इसकी डेल्टा एच आर नहीं दी हुई है। तो इसकी डेल्टा एच आर बच्चों हमारे पास है -400 किलो जूल पर मोल, -400 किलो जूल पर मोल। इस सेकेंड स्टेप के लिए हमारे पास जो डेल्टा एच आर है वो है हमारे पास -600 किलो जूल, और जो हमारी ये रिएक्शन है इसके लिए हमारी डेल्टा एच स्टैंडर्ड है -500 किलो जूल पर मोल।
और ये जो हमारी फोर्थ है इसके लिए डेल्टा एच आर हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर हमें कुछ रिएक्शंस की डेल्टा एच दी हुई है और उसकी हेल्प से हमको किसी गिवन रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो वहां पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, हेसेस लॉ का, जिसने क्या बताया कि हमारी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है उसका समेशन क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इन सब की हेल्प से हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन की हेल्प से हम लोग इसका डेल्टा एच आर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स और थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से, इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको क्या कर सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमको ये बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे रिएक्टेंट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, NH3 और O2। तो NH3 हमारा कहाँ पर है, ये है। तो NH3 हमको रिएक्टेंट पार्ट में लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए बच्चों हमको इसको रिवर्स कर देते हैं, 2NH3 N2 + 3H2। तो इसको हम लोग अगर रिवर्स करते हैं तो हमको 2NH3 चाहिए था, तो इसको हम लोग ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो अभी हम लोगों ने बच्चों देखा कि हमारी जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अगर हम किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा +400 किलो जूल आ जाएगा पर मोल। तो इक्वेशन 1 को हमने रिवर्स कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमको जो सेकंड है वो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस हमारा रिएक्टेंट पार्ट में ही है, सेकंड और थर्ड में। तो अगर हम लोग इसको अगर 3/2 करते हैं तो 3/2 यानी आ जाएगा 1.5 और 1 यानी 2.5, तो हो जाएगा हमारा 5.2। तो अगर इसको 3/2 करते हैं तो हमारा यहाँ पर भी 3 आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर भी 3 चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देते हैं, 3H2 + 3/2 O2 गिव्स 3H2। तो हमारा जो डेल्टा एच इसके लिए आएगा वो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -1500 किलो जूल पर मोल। सेकेंड के लिए बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ लिख देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों को भी सोचनी पड़ेंगी। अब हम लोगों ने देखा था हेसेस लॉ में कि इसका जो अलजेब्रिक सम है वो भी क्या होगा, अगर इससे हमारी ये रिएक्शन बन रही है तो इसका जो एंथैल्पी चेंज का भी हमारा प्लस माइनस है वो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 3H2 से 3H2 हो गया और हमारा और क्या क्या कट रहा है, N2 से N2। बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2NH3 + 3/2 + 1 यानी 5/2 O2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2NO है + 3H2। तो इसकी तो डेल्टा एच सेम आई थी, तो इसकी डेल्टा एच क्या आ जाएगी, -600 किलो जूल। तो बच्चों ये हमारी रिएक्शन आ गई जब हम लोगों ने क्या किया, 1 को रिवर्स किया और प्लस किया हमने थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस किया सेकंड को, तब ये हमारी रिएक्शन आती है। तो बच्चों इस इक्वेशन को करते हुए हमको इसी तरीके से जो हमारी डेल्टा एच है उसको भी प्लस माइनस करना है। तो 1 को जब रिवर्स किया था तो हमारी वैल्यू आई थी +400 किलो जूल, और थर्ड की वैल्यू थी हमारे पास 500 और इसे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो हमारे पास आ गई थी -1500 किलो जूल, और सेकंड की हमारी एज इट इज़ वैल्यू रही थी तो हमारी आ गई -600 किलो जूल। तो इसको जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -200 और यानी -1700 किलो जूल पर मोल। तो यानी इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच आर होगा वो आएगा -1700 किलो जूल पर मोल।
तो अब आप लोगों ने देखा कि जो हेसेस लॉ था वो किस काम आया, यानी थ्योरेटिकली हमारी डेल्टा एच आर निकालने के काम आ गया जब हमारे पास कुछ डाटा ऑफ इंथैल्पी चेंजेस दिए हुए थे और उसकी हेल्प से हमको एक अननोन रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालनी थी। तो वहाँ पर हमारा हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी डेल्टा एच आर को निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनर्स के। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एकेडमिक्स में, और आपकी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन बच्चों ज़रूर देखने को मिलता है, हमारी नीट हो या फिर हमारा जेई एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पर बच्चों ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पर एक्स वाई इन केस में हमारे बहुत सारी डेल्टा एच देके हमारा आंसर निकलवाता है हमारे कंपटीशन में। तो हेसेस लॉ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कंपटीशन पर्पस से भी और एज वेल एज एकेडमिक पर्पस से भी। तो आई होप बच्चों आपके लिए हेसेस लॉ आज बहुत ही आसान रहा होगा। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय।